चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि महेश्वरी क्लास से सारे बच्चे निकल रहे हैं और बाहर पोस्टर लगा हुआ है। 2021 में उत्सव ने ARR फर्स्ट रैंक लाया था। अभी JEE एडवांस में 2022 में कौन फर्स्ट रैंक लाएगा, इसको लेके सारे बच्चे एक्साइटेड थे। फिर हमको वैभव, उदय और मीना दिखाए जाते हैं जो कि तीनों मिलकर कचौड़ियां खा रहे थे और बोल रहे थे 11 का ही अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हम 12 में पढ़ते हैं। आज के पेपर में देखो मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। अब तो मीना भी परेशान हो चुका है। कचौड़ियां खाने के बाद हम देखते हैं ये तीनों जाते हैं एमर्स के ऑफिस में और जाके पूछते हैं कि जीतू सर कहाँ हैं। जीतू सर ने क्लास नहीं लिया है, 2-3 महीना हो चुके हैं, वो गायब है। तभी बबलू बोलते हैं कि उनका दादी का तबीयत खराब है। तब वैभव बोलते हैं पिछले हफ्ते आपने बोला था कि उनके दादाजी का तबीयत खराब है, अब आप बोल रहे हो कि दादी का तबीयत खराब है और एक एक करके आप बहाना दिए ही जा रहे हो। हमारा एग्जाम डेट आगे आ रहा है और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तभी गगन सर बोलते हैं तुम लोगों को बता दिया जाएगा, नेक्स्ट मंडे वो आ जाएंगे, अब तुम लोग क्लास में जाओ। बच्चों के जाने के बाद गगन सर बबलू से पूछता है कि उन्होंने क्या कॉल रिसीव किया। बबलू बोलता है अभी तक नहीं। फिर हमको जीतू भैया को दिखाए जाते हैं जो कि अभी डिप्रेशन में है। उन्होंने अपना हालत बहुत खराब बना लिया है, सिगरेट, दारू, इन सब में वो डूबे रहते हैं। इन सारी चीजों का एक रीजन है क्योंकि इसके आगे वाले साल में उनकी एक स्टूडेंट ने JEE पास नहीं कर पाया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो उनके फैमिली मेंबर बहुत ही डिप्रेस्ड है और जीतू भैया खुद भी, वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी स्टूडेंट की मौत हो गई। जीतू भैया अभी उस स्टूडेंट के फोटो के सामने खड़े हुए हैं और खुद को कोस रहे हैं। तभी उनका दोस्त नवीन का कॉल आता है। बहुत ना चाहते हुए भी वो फोन उठाते हैं क्योंकि नवीन के पास से उन्होंने पैसा उधार लिया था एमर्स खोलने के लिए। फोन उठाते ही जीतू बोलते हैं कि हाँ मैं पैसा लौटा दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नवीन बोलता है पैसे के लिए मैंने तुझे कॉल नहीं किया है, वो तो तू दे ही देगा। मैंने कॉल किया है कि मेरा बुआ का लड़का वो JEE देना चाहता है, इसलिए मैंने बोला कि तू कोटा चला जा, उधर तुझको सबसे बेस्ट टीचर मिलेगा, जीतू सर नहीं जीतू भैया, जो कि खुद के फैमिली की तरफ जो ट्रीट करेगा और JEE एक साथ तुम लोग मिलकर क्रैक करोगे। मैंने पैसा यार तुझे ऐसे ही नहीं दे दिया था, तेरे ऊपर मेरा भरोसा है, तू बच्चों को खुद के फैमिली की तरह ट्रीट करता है, सारे बच्चे तुझसे उम्मीद लगा रखते हैं। ये बात सुनने के बाद जीतू को भी सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि सारे बच्चे जो उसको कॉल किए जा रहे हैं सिर्फ उसकी राह देख रहे हैं कि कब जीतू भैया आएंगे और हमको पढ़ाएंगे। फिर क्या था, जीतू खुद को थोड़ा सेल्फ मोटिवेट करता है, बच्चों के लिए उसको जाना पड़ेगा, वो खुद को थोड़ा ग्रूम करता है, फिर वो कोचिंग की तरफ जाता है। पर अभी भी उसके मन से पूरी तरीके से ये बात गया नहीं था। फिर हम कोचिंग में देखते हैं वैभव, उदय और मीना जा रहे थे। तभी वैभव के कजन का कॉल आता है जहाँ पर वो बोलता है कि IPL टीम के ट्रायल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुन के वैभव बहुत ही खुश होता है और अपने सारे दोस्त को बोलते हैं कि मेरा रिंकू भैया का IPL ट्रायल के लिए सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है उनको IPL में खेलने का चांस मिले। ये सुनकर मीना और उदय बहुत ही खुश होते हैं। तभी उदय उनको बोलते हैं आप तो पास ही में खेल रहे हो, आप एक काम करो कोटा आ जाओ, एक दिन के लिए रहो हमारे साथ, फिर अब चले जाना। फिर हम देखते हैं कि जीतू सर क्लास में आते, सारे बच्चे एक्साइटेड थे पर वैभव अपने भाई को लेके बात करे जा रहा था। इस बात पे जीतू भैया उसे बुलाते हुए ये बोलते हैं क्लास में ध्यान नहीं है क्या वैभव तुम्हारा। तभी वैभव बोलता है जीतू भैया मेरा कजन आ रहा है, उसे IPL में ट्रायल खेलने का मौका मिला है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कहाँ क्या उसे घुमाऊं, क्या क्या खिलाऊं। तब जीतू भैया जोर से चिल्ला के बोल देते हैं हाँ अभी तुम्हारा पढ़ने का टाइम है और तुम अपने कजन को कोटा घुमा रहे हो, अगर खराब नंबर आए, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो टीचर की गलती होगा। इस बात पे ये तीनों शॉक हो जाते हैं, वर्तिका और मृणाल भी। तब क्लास खत्म हो जाते हैं और जीतू सर बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये तीनों वेट कर रहे थे कि रिंकू भैया कब आएंगे। फिर हम देखते हैं रिंकू भैया ऑटो से उतरते हैं और उतरने के बाद ही मीना और उदय मानो उनको लेके बहुत ही एक्साइटेड थे। जब उन लोगों को ये पता चला कि रिंकू भैया ने कोहली को बॉल डाला है और एक साथ फोटो लिया है, इन लोगों के एक्साइटमेंट का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये लोग जब जब रिंकू की तारीफ कर रहे थे वैभव को थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था क्योंकि रिंकू पढ़ाई में बिल्कुल तेज नहीं था, खेल कूद में ही उसका मन बैठता था। आज वो खेल के इतना दूर पहुंच गया और वैभव वहीं की वही रह गया। फिर हमको एमर्स का क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर पूजा मैम क्लास ले रही थी केमिस्ट्री का, क्योंकि अग्रवाल सर का तबीयत खराब है। पूजा मैम जयपुर में सेटल है, उधर पर आता है, कोटा आए हुई हैं, इसलिए वो एमर्स में पढ़ा रहे हैं। बबलू जीतू से बोलता है कि इनको ही हम परमानेंट कर लेते हैं, पर जीतू बोलता है वो नहीं पढ़ाएंगे, वो बस अग्रवाल सर के कहने पे हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। फिर हम रात को देखते हैं रिंकू भैया से मिलवाने के लिए मीना और उदय ने वर्तिका, शिवांगी और मिनल को भी ले आए थे और वो लोग मिनल भैया को लेके इतना एक्साइटेड थे, ये देख के वैभव को और जलन होने लगा। हद तो तब पार हो गई जब वर्तिका ने बोला जब कोहली के साथ खेलोगे पोस्टर में साइन करके मेरे रूम पे रखूंगी। ये सुन के तो वैभव पूरा जल चुका था। फिर ये सारे बच्चे नीचे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं पर वैभव रूम में ही रुकता है क्योंकि उसको तो जलन फील हो रहा था। फिर नेक्स्ट दिन जब वैभव और वर्तिका पढ़ रहे होते
देखते हैं वैभव जब उसको समझा रही होती है वर्तिका को कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती। तब वैभव बोलता है हाँ रात रात भर क्रिकेट खेलते रहो, तुमको जरूर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तब वर्तिका बोलती है चाहे मैं पोस्टर किसी का भी रूम में लगाऊं, फोन का वॉलपेपर तो तुम्हारा ही रहेगा। फिर वो दोनों थोड़ा मोमेंट शेयर करते हैं। हम जीतू सर को देखते हैं जो कि पूजा मैम से जाके पूछती है कि मैम आप कब तक रहोगे। तब पूजा मैम बोलती है मैं बीच में बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, साल के अंत तक रुकूंगी। फिर जीतू भैया ये भी बोलते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ा देते। तब मैडम बोलती है मेरे लिए कोटा रुकना आसान नहीं है, मैं जयपुर ही चली जाऊंगी, पर इस साल तक मैं हूँ। फिर हम रात को देखते हैं वैभव की माँ वैभव को कॉल करती है। कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे भैया का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है। ये सुनने के बाद मानो वैभव और चीज जाता है। वैभव भी तब गुस्से में बोलता है क्या मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बैट लेके कोचिंग सेंटर चला जाता हूँ, इससे ही आप लोग खुश हो जाएंगे ना। और फोन पटक देता है और वैभव के फोन में फैमिली ग्रुप का कांग्रेस मैसेज आए जा रहा था। ये देख के वैभव की जेलसी और बढ़ रही थी। और नेक्स्ट डे जब मीना और उदय वैभव को पकड़ते हैं पार्टी देने के लिए, वैभव तब गुस्सा जाता है और चिल्ला देता है कि सक्सेसफुल वो हुआ है, मैं नहीं, उससे जाके पार्टी मांगो, मुझसे नहीं। ऊपर तब जीतू भैया आ जाते हैं और इन तीनों को देख के वो अपने केबिन में बुलाते हैं। तब जीतू भैया के सामने वैभव सब कुछ कन्फेस करता है कि उसको जेलसी फील हो रहा है क्योंकि उसका भाई आईपीएल में सिलेक्ट हो गया और वो आज भी इधर पढ़ रहा है। अगर जेई हो भी जाता है फिर भी उसको 4 साल फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर नौकरी, और उसके भाई का लाइफ तो आज ही सेट हो गया। फिर जीतू भैया उसे समझाते हैं किसी की भी लाइफ की जर्नी इजी नहीं है। तुझे तो ये नहीं लग रहा ना कि रिंकू का लाइफ बहुत ही इजी है, उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया। तो मैं तुझको ये बता दूं हर एक गली में क्रिकेट खेला जाता है। अब तू सोच भारत में कितना कंपटीशन है। आईपीएल में 10 टीमें खेलते हैं, हर एक टीम में 10, 12 या 15 प्लेयर ले ले, टोटल 250 प्लेयर ले ले, कितना कंपटीशन तू समझ रहा है। हर एक गली में कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। जेई में तो फिर भी हर साल 11 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। उसको अपनी कंपटीशन नहीं, उससे मोटिवेट हो, उससे कुछ सीख, कैसे डटे रहते हैं बिना डरे इतना कंपटीशन होने के बाद भी। और उसी ने लाइफ में चूज किया था कि उसे पढ़ाई नहीं करना है, उसे क्रिकेट खेलना है, इसीलिए आज वो सक्सेसफुल है। तूने भी लाइफ में डिसीजन लिया कि तुझे जेई क्रैक करना है, तू भी तो धीरे धीरे इंप्रूव कर ही रहा है ना, तो जेलसी किस बात की। तो ये सारे कॉन्वर्सेशन होने के बाद वैभव को भी समझ में आया कि जेलसी होने की कोई बात ही नहीं है। फिर वो रिंकू को फोन करता है एंड कांग्रेचुलेशन विश करता है। फिर से हमको नेक्स्ट डे जीतू भैया के क्लासेस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जीतू भैया बोल रहे थे सुबह 10 बजे की क्लास अब से शाम को 6 बजे होगा। इस बात पे उधर एक जोक क्रैक करता है पर जीतू भैया उसको सही से नहीं लेते। फिर क्लास खत्म हो जाता है। जीतू भैया अभी भी उस चीज को भूले नहीं थे, वो अभी भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। सुसाइड वाले इंसिडेंट से अभी भी उन्होंने ओवरकम नहीं किया था। दूसरी तरफ हम वर्तिका को देखते हैं जिसको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब वैभव आता है और उसे समझाता है और ये बोलता है ये सवाल तुमसे क्यों नहीं हो रहा, ये तो बहुत ईजी है, मैं तो इसको देखते ही समझ गया था इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे पेन भी नहीं पकड़ना पड़ता। और तभी वर्तिका को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है और वो थोड़ा सहम जाती है। और दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जिसके पैसे की तंगी चल रही है। वो अपना हाउस रेंट भी नहीं दे पा रहा था और अच्छे से वो मिस भी नहीं जा रहा था कि वो खाना खा पाए, इसलिए वो कभी कभी रात को उदय के घर पे आ जाता था खाना खाने के लिए। शिवांगी इस चीज को नोटिस करती है। फिर उदय और वैभव बहुत कोशिश करते हैं कि मीना को समझाए और पूछे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, पर मीना कुछ भी नहीं बताता। और दूसरी तरफ जीतू भैया को हम एक पॉडकास्ट पे देखते हैं जहाँ पर बबलू ने बोला पॉडकास्ट पे चले जाओ, इससे हमारा एमर्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। उस जगह जाने के बाद पॉडकास्ट वाला पूछता है कि जीतू भैया आपको क्या लगता है इतने बच्चे इतने उम्मीद के साथ कोटा आते हैं, पढ़ाई करते हैं रैंक लाने की, जिनकी नहीं हो पाती वो लोग कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, किसी किसी का तो इंजीनियरिंग से मन भी उठ जाता है, वो फिर दूसरी स्ट्रीम में चले जाते हैं और कोई कोई तो खुद को फेलियर समझता है। तभी जीतू भैया बोलते हैं देखो पढ़ाई सब लोग करते हैं, अगर किसी के 90 आते हैं और वो क्वालिफाई हो जाता है और 89 वालों फेल हो जाता है तो उसे हम नहीं बोल सकते कि वो लाइफ में फेलियर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर हमारे समाज ऐसा डेवलप हुआ है कि उसको हम फेलियर ही मानते हैं, ना कोई अप्रिशिएट करता है ना उसको कोई सपोर्ट करता है। सभी लोग जीत की तैयारी में ही लग जाते हैं, कोई ये नहीं समझता कि तैयारी ही जीत है। अगर आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करोगे कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ डेवलप हो ही रहा है ना, उसको फेलियर की तरह मत लो, उसे एक एक्सपीरियंस की तरह लो और लाइफ में आगे जाके जरूर वो आपका काम में आएगा। और दूसरी जगह हम उदय और वैभव को देखते हैं जो कि मीना के पास जाते हैं और सब कुछ पूछता है। मीना तब बोलता है कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, पापा के पास पैसे नहीं इधर भेजने के लिए, इसीलिए मैं एक टाइम का ही खाना खाता हूँ और कैसे जैसे करके रेंट भर रहा हूँ। तब उदय बोलता है तुम मेरे से पैसे ले लेना भाई, तू भी तो मेरा भाई है ना। मीना तब बोलता है मैं पैसे नहीं ले सकता, अगर दोस्तों के बीच में पैसे लेता हूँ ना तुम्हारे सामने जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मुझे थोड़ा अलग सा फील होगा, मुझे थोड़ा निचला फील होगा, इसलिए मैं पैसा नहीं ले सकता मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के। फिर उदय बोलता है ठीक है मैं तेरा प्रॉब्लम समझ गया, कल सुबह मैं तुझे एक जगह लेके जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह उदय मीना को लेके एक गेमिंग पार्लर में जाता है और बोलता है ये मेरे मुंह बोले भैया है, बहुत ही सॉर्टेड है, इनके बच्चे को तुझको 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 3000 रुपए तुझको एडवांस देंगे और मंथली तुझको 5000 रुपए देंगे। मीना भी तब सोचता है 1 घंटा अगर वो थोड़ा चाय वाय पीने में थोड़ा मस्ती करने में कम कर देगा तो वो पढ़ा सकता है।
और उसी दिन हम देखते हैं उदय और वैभव जाता है लाइब्रेरी और वैभव नोटिस करता है कि वर्तिका अपनी क्लासमेट से नोट बना रही है और एक साथ पढ़ रही है, जो कि सही नहीं है। उसने बोला था कि उदय के साथ पढ़ेगी। और उसी दिन रात को वर्तिका को वैभव कॉल आउट करके ये बोलती है कि तुम्हारे दोस्त का फिजिक्स में नंबर क्या मुझसे ज्यादा आया है क्या? मैं तो उससे बहुत अच्छा रैंक करता हूँ, तो तुम मुझसे क्यों नहीं पढ़ते? तब वर्तिका बोलती है तुम नहीं समझोगे, मैं तुमसे पढ़ना नहीं चाहती। ये बोल के वो हॉस्टल चली जाती है और वैभव कुछ समझ में नहीं आता। मीना फिर पढ़ाने के लिए जाता है, सब कुछ सही चलता है। फिर एक दिन अंकल आके बोलता है कि मेरे मामा का लड़का भी तुमसे पढ़ना चाहता है और वो और ज्यादा पैसा देगा। फिर मीना को क्या है, वो बोलता है ठीक है, मैं और 1 घंटा मैनेज कर लूंगा, और अपने शेड्यूल से वो और 1 घंटा मैनेज कर लेता है और फिर 5,000 से वो 10,000 रुपए कमाने लगता है। फिर धीरे धीरे मीना रूम रेंट भी भर देता है और उदय के लिए एक केक भी लेके जाता है। फिर धीरे धीरे मीना क्लास मिस करने लगता है, ओवर टाइम लेने लगता है। ये देख के वैभव और उदय भी शौक थे। मीना अभी 2 नाव में सवार हो चुका है, उसको जेई भी देना है, इसके साथ उसको पैसे भी चाहिए और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना है। और दूसरी जगह हम वैभव को देखते हैं जो कि शिवांगी से बोलती है कर यार पता नहीं कि वर्तिका को क्या हुआ है, वो मुझसे पढ़ना नहीं चाहती और मैं कुछ बोलूं तो बोलती है कि तुमसे मुझे पढ़ना नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो शिवांगी बोलती है तुम अगर अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करोगे, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं तो कब का कर लिया होता, तो उसको इनसिक्योर फील नहीं होगा। उसे लगता होगा कि मैं वैभव से कम इंटेलिजेंट हूँ, अच्छे से नहीं समझ पाती, और तुम उसको टॉन्ट भी मारते हो, ऐसे कैसे चलेगा। फिर वैभव को भी अपनी गलती रियलाइज होता है और वो वर्तिका से मिलने के लिए चला जाता है। वर्तिका को जाके वो सब कुछ बोलता है और माफी मांगता है। वर्तिका भी बोलती है देखो कोई और बोलता तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम बोलते हो तो मुझे फर्क पड़ता है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारे साथ मेरा अलग रिश्ता है, इससे अच्छा है हम लोग अलग अलग पढ़ाई करें तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तब वैभव बोलता है मुश्किल से तो हम लोग मिल पाते हैं और पढ़ाई के टाइम थोड़ा हम समय बिताते हैं। तो वर्तिका बोलती है पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, समय बिताने के लिए हम अलग टाइम ढूंढ लेंगे ना। और दूसरी जगह हम मीना को देखते हैं जो कि जीतू भैया के सामने जाता है और बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम है, मेरी एक स्टूडेंट की अभी लड़कियों की तरफ ध्यान जा रहा है, उसको कैसे ठीक करे। और जीतू भैया तब शॉक हो जाते हैं, ये बोलते तुम्हारा स्टूडेंट क्या कोई कोचिंग सेंटर खोला है क्या? फिर मीना सब कुछ बताता है पैसे के लिए उसने क्या क्या किया। फिर जीतू भैया बोलते हैं तुम्हारे 2 दोस्तों को भी बुला लो। फिर हम देखते हैं कि वैभव उदय भी आ जाते हैं। फिर जीतू भैया मीना को अपने सीट में बैठने के लिए बोलते हैं और उसे समझाते हैं दोस्त अगर तुम्हारी हेल्प कर रहे थे तुमको लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो मीना बोलता है भैया मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा था। तब जीतू भैया हंसते हैं और ये बोलते हैं तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझसे भी बहुत बड़ा है यार, मैं ये कोचिंग सेंटर मेरे दोस्त से उधार लेके चला रहा हूँ, अभी तुम्हारे जेई का टाइम है, ये 5-10 हजार जो कमा रहे हो ना 5 साल बाद 1 घंटे में उड़ा दोगे, उसके बारे में सोचो। और ये कोचिंग वोचिंग जो है बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्लास के एवरेज 38 है, तुमको 29 मिला है। मीना को ये सुनने के बाद थोड़ा झटका लगता है और जीतू भैया बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपने सारे रुके हुए काम कर लेना और जब जॉब मिले तभी पैसा देना। फिर ये सारे लोग चले जाते हैं। फिर 2 बच्चे और आते हैं और जीतू भैया से बोलते हैं सर हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा। तब गगन सर से जीतू भैया बोलते हैं गगन सर क्या हो रहा है, आप ही का तो स्टूडेंट है। तभी गगन सर मैथ के और 2-4 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये बच्चे बोलते हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा। तब जीतू भैया के भी 2-3 सब्जेक्ट बोलते हैं, मैग्नेटिज्म वगैरह भी पूछते हैं, ये बच्चे बोलते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। जीतू भैया तब बोलते हैं जब क्लास में मैं पूछता हूँ हाँ या ना, तुम लोग हाँ क्यों बोलते हो। ठीक है एक मीटिंग बुलाएंगे और जिसकी जो जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी। गगन सर जीतू भैया से बोलते हैं आपको पता है 60% बच्चों का हालत यही है, जो टॉप क्लास के बच्चे हैं वो माहेश्वरी में चले जाते हैं, फिर जो बच्चे रह जाते हैं वो प्रोडिजी में जाते हैं, और फिर जो कुछ बच्चे रह जाते हैं जिसका कहीं पर भी नहीं हुआ वो आते हैं हमारे इधर। जीतू भैया अगर ऐसे ही चलता रहा नेक्स्ट साल हमको एडमिशन नहीं मिलेगा। हम एक काम करते हैं, एक फोकस्ड बैच बनाते हैं जहाँ पर टॉपर्स को लेके हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि हमारी इधर से रैंक भी निकल आए, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हमको रैंक ही दिखाना पड़ेगा। फिर जीतू सर गगन सर पे भड़क पड़ते और ये बोलते हैं ईमर्स मैंने इसीलिए खोला है कि इन सारे बच्चों को अच्छे से मैं रास्ता दिखा पाऊं, मैं किसी को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं फील करा सकता। आप बोल रहे हो कि टॉपर का एक अलग बैच खोल दो, तो इन सारे बच्चों का क्या होगा। इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि इनको छोड़ दो, सिर्फ टॉपर को ही पढ़ाओ। नहीं गगन सर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ईमर्स ऐसे ही चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप पढ़ाइए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख सकते हैं। गगन सर ने कभी भी जीतू का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था, इसलिए वो भी थोड़ा अपसेट हो गए थे। फिर हम जीतू सर को फिर से अपने रूम में देखते हैं, वो भी डिप्रेस्ड। वो अपने थेरेपिस्ट को मैसेज करते हैं कि मुझको एक अपॉइंटमेंट चाहिए। जीतू भैया का हालत ठीक